ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं प्रोसेस बताऊंगा कि मैं शेरू को यहाँ पर कैसे लेकर आया हूँ, कितना ख़र्चा हुआ है और आपको आपके पेट को लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखें जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो इमोशंस हैं, वो आपकी कनेक्टिविटी है आपके एनिमल से। कैट्स के बारे में मैं कह सकता हूँ कि फिर कैट को कोई भी इस तरह का इशू नहीं होता है कि उसको आप ऑन करें या आपकी सिस्टर या आपका भाई या उसको किसी को भी दे दें। कैट के लिए मसला नहीं है। डॉग्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनका आपके बग़ैर कोई नहीं होता। अगर आप इसके अल्फ़ा मेल हैं तो अल्फ़ा मेल के बग़ैर डॉग या तो पागल हो जाते हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि यार ये पागल हो गया। वो पागल ऐसे नहीं होते, पागल इस वजह से होते हैं कि उनका अल्फ़ा मेल या मर जाता है या उनका अल्फ़ा मेल चेंज हो जाता है। बहरहाल इसमें मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि आपको आपके पेट को लेकर आना चाहिए या आपके पेट को लेकर नहीं आना चाहिए। टू मी ये फैमिली मेम्बर है हमारा और हमारे बगैर इसका कोई नहीं है। ये 8 साल का है तो 8 साल में इसको इसके जो इमीडिएट कनेक्शंस हैं, मैं हूँ और मेरी वाइफ है, तो हमारे बगैर इसका और कोई नहीं है। तो खैर, अभी इसके बारे में ये था कि सबसे पहले तो आपके पास इसका जो मेडिकल रिकॉर्ड है आपके डॉग का या कैट का, वो अपडेटेड होना चाहिए। मेरे केस में ये दुबई से कनाडा था, आपके केस में ये दुबई से कनाडा, यूएसए कहीं भी हो सकता है, या पाकिस्तान से हो सकता है या इंडिया से हो सकता है। मेरे ख़्याल से जो प्रोसेस है इसको एक्सपोर्ट का और उसका जो एयर टिकट है वो सेम ही रहेगा हर जगह पे। इसका सबसे पहले तो ये कि आपके पास वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, जैसे मैंने बोला आपको कि वो अपडेटेड होना चाहिए। इसकी एनुअल वैक्सीनेशन होती है, रेबीज़ की होती है, क्योंकि जिस कंट्री से हम आ रहे थे दुबई से कनाडा में, बग़ैर वैक्सीनेशन, रेबीज़ की वैक्सीनेशन के डॉग्स को इंपोर्ट नहीं करने देते। वो ये चेक करते हैं और इन्होंने एयरपोर्ट पे चेक किया था। तो आपकी वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो अपडेटेड होना चाहिए। आपका डॉग या कैट, उसको माइक्रोचिप होना चाहिए। कनाडा में एक और चीज़ भी है कि आपके पास ओनरशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दुबई ओनरशिप सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है, लेकिन उनके अपने जो म्यूनसिपैलिटी का डेटाबेस है उसके अंदर वो उसकी रजिस्ट्रेशन कर देता है। जो उसका टैग लगा होता है यहाँ पर एक कॉलर के अंदर, माइक्रोचिप होती है वो, माइक्रोचिप टैग जो लगा होता है वो आपके नाम पे रजिस्टर कर देती है दुबई म्यूनसिपैलिटी, और वो आपके नाम के ऊपर उसको सिस्टम में अपडेट कर देते हैं। लेकिन वो कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट इशू नहीं करती दुबई गवर्नमेंट कि जिससे आपको ये लगे कि आप इसको ऑन करते हैं, यू नो। मैंने उनसे ये पूछा था कि मैंने बोला था कि मुझे कैनेडियंस ने बोला है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जो था कि किस तरह से आपने अपने पेट को इंपोर्ट करना है, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके पास ओनरशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बट इन्होंने चेक नहीं की, विच इज़ गुड। अगर वो करते भी तो फिर मैं उनको बता देता, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने मुझे एक टैग इशू किया था और टैग के ऊपर एक नंबर था, दुबई म्यूनसिपैलिटी लिखा था, और उन्होंने कहा था कि यही टैग हम देते हैं और यही टैग ही ओनरशिप है एक तरह की। तो आप इसके कॉलर में ना यहाँ पर उसके जो कॉलर होता है उसके कॉलर के अंदर आप उसको लटका दें। बहरहाल, तो आपके पास ओनरशिप सर्टिफिकेट जो CBSA है, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी, वो आपसे जो भी आपकी पोर्ट ऑफ लैंडिंग है, मेरे केस में पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वो आपसे मांग सकते हैं कि आप इसकी ओनरशिप सर्टिफिकेट दिखाएँ। मेरे केस में उन्होंने मुझसे नहीं मांगी। और इसके साथ आपके पास अपडेटेड मेडिकल रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन है तो वो है, आपका न्यूट्रिंग हुई है तो वो है, डिवॉर्मिंग है तो वो है, वो सारा का सारा आपके पास। हमारे केस में दुबई में एक पासपोर्ट इशू होता है, उसके अंदर पूरा जो है ना इसका 8 साल का मेडिकल का जो रिकॉर्ड है वो उसके ऊपर अपडेटेड है। तो मेडिकल रिकॉर्ड और माइक्रोचिप, ये सबसे पहली 2 चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज़ वो ये है कि आपको ना दुबई एयरपोर्ट पे एमिरेट्स का एक कार्गो का ऑफिस है जहाँ पर, वहाँ पर दुबई म्यूनसिपैलिटी का एक क्लिनिक है। उस क्लिनिक से आपको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और इसका इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि आपने उसका क्लाइमेट की जो मिनिस्ट्री है दुबई की, वहाँ पर जाकर आपने, या UAE की, वहाँ पर जाकर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएशन के बाद अपने पेट की सारी डिटेल देनी है, जहाँ पे आपने लैंड करना है उसका एड्रेस देना है, वो सारी डिटेल देकर वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। और उसकी तकरीबन फ़ीस है कोई 110 दिरहम्स। तो वो फ़ीस पे करने के बाद आपने उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने अपने पेट को फिज़िकली वहाँ पर लेकर जाना है। मेरे केस में मैं शेरू को लेकर गया, तो वहाँ पर जो दुबई एयरपोर्ट पे जो म्यूनसिपैलिटी का क्लिनिक है, वहाँ से एक डॉक्टर आता है, फिर वो इंस्पेक्ट करता है और फिर आप उसके बाद
हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करता है। अच्छा, ये हेल्थ सर्टिफिकेट और उसका एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट वो एक ही होता है, वो दो अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं होते, क्योंकि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने पेट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में इसका ये भी होना चाहिए कि ये ट्रैवल कर सकता है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, और साथ में वही डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ये ऑथराइज़ भी करता है कि आप अपने पेट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो भी आपके पास होना चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड जैसे रास्ते मैंने बताया उसके साथ आपके पास वो भी होना चाहिए। अब आपको प्लान करना है कि आपने लेकर कैसे आना है। प्लान में सबसे पहले जो आपको चीज़ चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि आपके पेट का जो साइज़ है वो क्या है, डॉग का साइज़, कैट का साइज़, प्लस जो क्रेट होता है उसका साइज़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक भी की, जिसके अंदर मुझे तकरीबन 400 से 500 दिरहम का जो है वो नुकसान भी होगा। मुझे आइडिया नहीं था, मैं ये चाहता था कि बस इसका क्रेट इतना ही कोई बड़ा हो कि ये उसके अंदर उठ सके, बैठ सके और अपनी करवट वगैरह बदल सके। तो मेरा सीन ये था कि मैंने एक क्रेट चूज़ कर लिया जो कि अच्छा, अभी ये क्रेट को डिस्कस करना ही आपको बताएगा कि आपको किस तरह का क्रेट चाहिए और कौन सा उसका जो शिपिंग का मोड है वो आपको चूज़ करना है। ये बेसिकली डिपेंड करता है क्रेट के ऊपर। आप हैरान होंगे कि क्रेट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो मैंने क्रेट एक जर्मन औरत थी दुबई में, उससे मैंने परचेज़ किया, तो उसके ऊपर लफ्तांजा एयरलाइन का स्टिकर लगा हुआ था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, लफ्तांजा या एमिरेट्स या KLM किसी एक एयरलाइन को हम चूज़ करेंगे, तो ये ऑलरेडी IATA अप्रूव्ड है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि IATA अप्रूव्ड होना चाहिए। जो एयरलाइंस की एक एसोसिएशन है, उन्होंने कुछ स्पेक्स दिए हुए हैं कि क्रेट जो है ना वो किस तरह का होना चाहिए। तो मेरे केस में ये था कि मैं ये समझ रहा था कि बस सिर्फ IATA अप्रूव्ड होना चाहिए, उसकी बेस के ऊपर मैंने बहुत बड़ी साइज़ का क्रेट ले लिया। अच्छा, क्रेट लेने के बाद ही वॉज ओके, ये तो उसको पसंद भी आ गया और मतलब ये ट्रेन भी हो गया उसके अंदर। लेकिन जब मैंने एयरलाइन से इंक्वायर करना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे दो चीज़ें पूछी। उन्होंने बोला कि क्रेट का साइज़ क्या है, प्लस आपका क्रेट और आपके पेट दोनों की कंबाइन जो वेट है वो क्या है। जब मैं उनको क्रेट का साइज़ बताता था तो वो बोलते थे नहीं, ये तो आपको कार्गो में जाएगा। कार्गो के जो प्लेन्स होते हैं, जिस तरह से एमिरेट्स का ही कार्गो है, हर एयरलाइन ना जिस तरह उनके पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, इसी तरह से उनके कार्गो के भी होते हैं। मुझे नहीं मालूम PIA कार्गो है या नहीं है, या एयर इंडिया कार्गो है या नहीं है। एमिरेट्स का स्काई कार्गो है, लफ्तांजा का स्काई कार्गो है, दूसरी जो एयरलाइंस हैं उनका स्काई कार्गो है, कतर एयरवेज का भी स्काई कार्गो है और इतिहाद का भी है। बहरहाल मैंने जिस किसी के साथ भी क्रेट का साइज़ शेयर करता था तो वो कहते थे नहीं, ये कार्गो में जाएगा, एयर कार्गो में जाएगा, उसका प्लेन डिफरेंट होता है, उसमें पैसेंजर्स नहीं होते। उसकी जो प्राइस है वो रीच से भी ज़्यादा है। मतलब मेरे केस में मुझे इतिहाद एयरलाइन ने 19,000 दिरहम्स बताए। 19,000 दिरहम मतलब तकरीबन 20,000 दिरहम तो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अच्छा, फिर जब यहाँ से ये स्टोरी सामने आई तो मैंने बोला कि फिर इसका क्या सलूशन है कि मैं सेम एयरलाइन के अंदर इसको लेकर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग अपने पेट्स को सेम एयरलाइन के अंदर, सेम प्लेन के अंदर लेकर जाते हैं जिसके अंदर वो खुद ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो उसको बोलते हैं बैगेज कंपार्टमेंट के अंदर इन लोगों का एक अलग से कैबिन होता है जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो वाला क्रेट जो मैंने चूज़ किया था वो एक्सेप्टेबल नहीं था किसी भी एयरलाइन के साथ। मैंने लफ्तांजा गया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने एमिरेट्स को साइज़ बताई, उन्होंने नहीं किया। तो फिर मैंने बोला सोल्यूशन कि उन्होंने बोला कि मैक्सिमम 300 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऑल इन वन डायमेंशन। तो फिर मैंने एक दूसरा क्रेट ब्रोको 8 एक मॉडल है, वो मैंने परचेज़ किया। तो उसका जो है जो सारी की सारी डायमेंशन थी वो 300 सेंटीमीटर से लेस थी, 294 296 इस तरह से कुछ है। तो उसके अंदर फिर मैंने इसको ट्रेन किया, तो मैं इसको उस प्लेन के अंदर लेकर आया जिसके अंदर हम खुद ट्रैवल कर रहे थे। अदरवाइज़ अगर क्रेट का साइज़ बड़ा है तो वो सेम प्लेन में नहीं जा सकता जो पैसेंजर प्लेन होता है, क्योंकि उसके अंदर जगह कम होती है। तो अगर आपको सेम प्लेन के अंदर अपने पेट को लेकर आना है तो वो जाएगा बैगेज कंपार्टमेंट में। वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड इनके पास कैबिन्स होते हैं जिसके अंदर वो 20 to 24 डिग्री के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है वहाँ पे जो पायलट होता है। तो फिर मैंने उसके हिसाब से क्रेट सिलेक्शन की, 300 सेंटीमीटर से के अंदर से क्रेट लिया। फिर उसके बाद आ गई इसकी टिकट की बुकिंग।
अच्छा, टिकट की बुकिंग मुख्तलिफ़ एयरलाइंस हैं, वो उनकी मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं। मेरे केस में ये था कि मैं चाहता था कि मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट हो, क्योंकि अच्छा, इसके अंदर ना 3 एयरलाइंस हैं जो बहुत ज़्यादा पेट फ्रेंडली हैं। उन तीनों का मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अच्छा खासा स्टडी किया था। सबसे पहले जो मैंने चेक किया वो मैंने KLM से चेक किया। KLM ने मुझे बताया कि हमारी जो डायरेक्ट फ़्लाइट है दुबई से टोरंटो की, वो नहीं है, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है। ये डच एयरलाइन है, आई मीन नीदरलैंड्स की। तो फिर मैंने बोला कि कितना स्टे है, तो उन्होंने अच्छा खासा मुझे स्टे भी बताया कि हमारा नीदरलैंड्स के अंदर इतना स्टे होगा, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, और फिर उसके बाद टोरंटो जाएगा। तो मैंने बोला ओके, मेरे पेट का क्या होगा, तो उन्होंने बोला आपका पेट इसी तरह से क्रेट में रहेगा। तो वो जो टोटल ड्यूरेशन बन रही थी वो तकरीबन कोई 20 से 24 घंटों की बन रही थी। मैंने बोला कि ये 20 से 24 घंटे क्रेट में कैसे बैठा रहेगा, तो उन्होंने बोला हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मोस्टली वो मेरे ख्याल से पेट्स लोग लेकर जाते हैं KLM के थ्रू दुबई से यूरोप, उनके लिए ठीक है। फिर मैंने चेक किया लफ्तांजा एयरलाइन से। लफ्तांजा ने मुझे बोला कि हमारी एक फ़ीस होती है थोड़ी सी, वो $600 उनकी मैक्सिमम कॉस्ट है। मतलब वो भी मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो लफ्तांजा ने बोला कि $600 हमारी कॉस्ट है, और इसके अंदर पेट हैंडलिंग फ़ीस भी है। तो यहाँ से हम दुबई से जाएंगे ज़्यूरिक, जो जर्मनी में एयरपोर्ट है, या जाएंगे हम स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पर हम आपके डॉग को बाहर लेकर जाएंगे, बाथरूम कराएंगे, थोड़ी वॉक वगैरह कराएंगे, और फिर जो है वहाँ से फिर हमारे स्टे के बाद फ़्लाइट है टोरंटो के लिए। तो वो भी तकरीबन कोई ड्यूरेशन बन रही थी 20 घंटों से ज़्यादा। तो मैंने बोला फिर भी 20 घंटों से ज़्यादा अगर वो लेकर जाएंगे भी, तो कितने कोई घुमा लेंगे। अगर 4-5 घंटे का भी स्टे है, तो 4-5 घंटे इसको एक्सरसाइज तो कराने से रहे, तो वो तो फ़ौरन इसको बाथरूम करा के क्रेट में बिठा देंगे, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, इतना लंबा जो है ना 20 से 24 घंटे तक उसके अंदर बैठना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, कि मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए। अच्छा, तो अब मेरे केस में मुझे आना था दुबई से कैलगरी, तो दुबई से कैलगरी की कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, वो अगेन कनेक्टिंग जा रही थी। तो सॉल्यूशन जो निकला वो ये निकला कि मैं दुबई से डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ूँ टोरंटो की। वहाँ पे मुझे कुछ काम भी था अपने इसके हवाले से, बिज़नेस से, वहाँ पे फिर 1-2 दिन गुजारूँ, और फिर मैं एक दूसरी फ़्लाइट पकड़ूँ डोमेस्टिक टोरंटो से कैलगरी की। तो फिर मैंने उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि फिर जो टोरंटो से कैलगरी की मैंने एयरलाइन पिक की वो कौन सी की, और उसमें आपको किन की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जो टोरंटो से कैलगरी की फ़्लाइट है वो भी आपको अफेक्ट करेगी अगर आप दुबई से टोरंटो आ रहे हैं अपने पेट के साथ। वो मैं बताता हूँ किस तरह से करेगी। वीडियो ये खासी लंबी हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर सारी की सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं दूँ। अभी तो मैं इसकी टिकट की बुकिंग के ऊपर हूँ, इसके बाद और भी मामलात हैं, वो भी मैं आपको फिर साथ में बताता हूँ। तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो मैंने खैर $800 मैक्सिमम कॉस्ट है एमिरेट्स एयरलाइन की। वो आपसे पूछते हैं कि आपका पेट और आपकी क्रेट दोनों का जो वेट है वो कितना है। तो 45 kg तक प्राइस वेरी कर सकती है, लेकिन अबव 45 एक ही प्राइस है, दैट इज़ $800। एमिरेट्स का स्टाफ इसके बारे में अवेयर नहीं है। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे कहा कि आपके तो आपने जो इंटेंडेड आपने जो इसकी साइज़ लिखी है टिकट में वो तो 45 kg है, और ये तो 47 kg हो रहा है, मतलब तकरीबन 32 किलो इसका है और बाकी क्रेट का है। तो मैंने बोला कि आपकी तो मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो यही है। तो उसको पता नहीं था लड़की को, तो फिर उसने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया अपने सिस्टम में, तो उसको आइडिया हो गया कि हाँ ठीक है, ये ठीक बोल रहा है, मैक्सिमम जो प्राइस है वो $800 है। तो मैंने $800 लेकर उसकी जो दुबई से फ़्लाइट थी टोरंटो की वो बुक कर ली। करने के बाद ये सारे के बाकी मामलात जो है, इसका पेपर वर्क, वो सारा कुछ उन्होंने मांगा एमिरेट्स वालों ने, वो मैंने उनको दे दिया। तो ये आपके पास जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट ये जो इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आ गया आपके पास, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आ गया, टिकट आपकी बुक हो गई, आपने क्रेट सही से सेलेक्ट कर लिया, आपने फ़ी पे कर दी एमिरेट्स एयरलाइन की जो है $800 है। फिर उसके बाद जो ट्रैवल डेट है, ट्रैवल डेट के अंदर बहुत ज़्यादा केयर करें कि ओवर ईटिंग ना कराएं।
अपना लेकर आने से पहले 1-2 बार उसको बाथरूम वगैरह जो है वो आप वहाँ पे करा लें। वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि आपके पेट के लिए वो हो सकता है। फिर वो बोलते हैं कि क्रेट के नीचे जो आपके डायपर्स होते हैं बच्चों के वो बिछा दें। तो मैंने वो बिछाए तो वो ड्राई थे बिल्कुल, क्योंकि ये होल्ड कर सकता है, बहुत इसकी अच्छी खासी एज है। तो इसने तकरीबन 20 घंटे जो है ना वो क्रेट में गुजारे। 3 घंटे पहले वहाँ पर एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे इसने गुजारे। फिर 3 घंटे तक मुझे यहाँ पर इस पे एयरपोर्ट पे टाइम लगा, इधर यहाँ पे कनाडा में। तो वहाँ पर इसने 3 घंटे गुजारे। तो 14 घंटे की फ़्लाइट थी, तो तकरीबन 20 घंटे तक ये क्रेट के अंदर ये रहा है। यहाँ पर जब आपने लैंड किया तो यहाँ पर लैंड करने के बाद या किसी भी एयरपोर्ट पे जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि ओवर साइज़ बैगेज कहाँ पे है। तो जहाँ पे ओवर साइज़ बैगेज होगा आपका पेट वहीं पर होगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप उसको पिक करेंगे। फिर उसके बाद जो पोर्टर है, हर एयरपोर्ट पे पोर्टर्स होते हैं, पोर्टर को बोलें कि मेरे पास मेरे केस में तो ये इतना ज़्यादा था, लगेज भी और इसका क्रेट भी, तो मुझे जो है ना पोर्टर की असिस्टेंस जो है ना वो चाहिए थी। तो मैंने पोर्टर हायर किया। तो फिर पोर्टर मुझे डायरेक्ट CBSA के काउंटर पे लेकर गया। तो CBSA के काउंटर पे वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब वो ख़ातून, उसने इसको बोला कि ये काफ़ी देर से बैठा हुआ है, इसको पानी दो, कुछ खाने के लिए इसको चाहिए, तो वो भी मैं अरेंज करके देती हूँ आपको। तो मैंने बोला कि नहीं हिसाल ओके, मैं घर जाऊँगा तो फिर मैं इसको खाना भी दूँगा। और बाथरूम के लिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हर एयरपोर्ट पे यहाँ पर कनाडा में, मैंने टोरंटो एयरपोर्ट पे भी देखा और मैंने कैलगरी एयरपोर्ट के ऊपर भी देखा कि पेट रिलीफ एरियाज़ होते हैं। मतलब ये लोग समझते हैं कि पेट जो है अपना 3 घंटे 4 घंटे या 10 घंटे या 15 घंटे की फ़्लाइट अगर मार के आ रहा है तो उसको बाथरूम के लिए जाना होगा। तो इन्होंने पेट रिलीफ एरियाज़ बनाए हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैं इसको लेकर गया, इसने बाथरूम वगैरह वहाँ पे किया और फिर मैं इसकी तरफ से रिलैक्स हो गया। फिर कहानी एक शुरू हुई कि बहुत ज़्यादा सर दर्द वाली कहानी थी। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर जिसके अंदर इसका क्रेट फिट होता। तो वहाँ पे एक औरत खड़ी थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा SUVs ट्राई की, फैमिली साथ थी, फ़र्स्ट टाइम हमारा यहाँ पे था अपना, तो मुझे किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। जिस दोस्त को कॉल करता तो बोलते था हमें तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो इस तरह का कभी कुछ सीन नहीं हुआ। तो फिर वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, तो उसने मुझे बोला कि आप व्हील चेयर एक्सेसिबल SUV बुलाएं। व्हील चेयर एक्सेसिबल SUV ये होती है कि जो ट्रंक होता है ना उस SUV का, तो उसके नीचे जो जहाँ पे आपका स्टपनी होता है, टायर होता है, तो उस वाली जगह को भी यूटिलाइज़ करके वो नीचे तक लेकर जाते हैं उसको। तो उसका अच्छा खासा जो है ना आपको हाइट मिल जाती है। तो वो एक व्हील चेयर SUV बुलाई, फिर दूसरी एक बड़ी SUV बुलाई, उसके अंदर सारा लगेज डाला। ये कर करा के मैं तकरीबन $170 जो है ना पहले दिन मैंने पे किए और फिर मैं अपने Airbnb में आया। यहाँ तक सब सेट रहा। फिर उसके बाद 2 दिन मेरी कैलगरी की फ़्लाइट थी। अच्छा, कैलगरी की जो मेरी फ़्लाइट थी ये भी मैंने दुबई से बुक की थी। यहाँ पे फिर एक कैच है। कैच ये है कि कनाडा में जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं वो 300 सेंटीमीटर का क्रेट भी इनफैक्ट नहीं लेकर आती, वो उससे भी कम का लेकर आती हैं। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइन एयर कनाडा थी जो 300 सेंटीमीटर का क्रेट एक्सेप्ट कर रही थी। यहाँ पर कनाडा में डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स हैं वो बहुत सस्ती हैं। मतलब ये कि 100, 120 इस तरह, मतलब 150 मैक्सिमम $150 तक डोमेस्टिक मुझे फ़्लाइट मिल रही थी टोरंटो से कैलगरी की। 4 साढ़े 4 घंटे की फ़्लाइट है। लेकिन उसमें जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो उनके जहाज़ छोटे हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई आप अपना सिर्फ हैंड बैग जो आपका लैपटॉप है या आपके पास छोटा सा हैंड कैरी है वो लेकर आएँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैगेज है, जिस तरह से मेरे केस में था, तो फिर वो आपको अच्छा खासा मारते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मैं उसके लिए भी रेडी था। सो छोटी एयरलाइन जिस तरह से फ्लेयर है, जिस तरह से वेस्ट जेट है, इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये शेरू का क्रेट एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि इनकी साइज़ जो है क्रेट की वो बहुत बड़ी थी और इनके जहाज़ छोटे हैं। उसके लिए फिर मुझे एयर कनाडा से टिकट करना पड़ा। एयर कनाडा के टिकट मुझे अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ा, नॉट बिकॉज ऑफ हिम। मेरी बाइसिकल थी मेरे पास 3 बड़े वो थे और इसका क्रेट था। तो ये सारा कुछ कर करा के फिर मैंने इसकी भी जो टिकट थी वो भी मैंने एयर कनाडा की दुबई में बैठे हुए बुक की। तो फिर हम लोग टोरंटो से 2 दिन गुजार के कैलगरी आए। कैलगरी में लैंड किया। यहाँ पर भी मुझे अब एक्सपीरियंस हो चुका था कि मुझे किस तरह की गाड़ी चाहिए। फिर वो मैंने SUV बुलाई और उसके बाद हम कैलगरी में अपने Airbnb में आए और फिर जो है इस तरह से हमारा ये वाला सारा का सारा सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। Airbnb से जब मैं अपने घर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर एक और फैसिलिटी हम लोगों को ये मिली कि ऊबर पेट फ्रेंडली होती हैं।
तो फिर मैंने पेट फ्रेंडली एक ऊबर बुक की और हम जो अपनी रेजिडेंस है यहाँ पर आकर हमने मतलब ये कि ये सारी की सारी सेटलमेंट हमारी हुई है। तो इसमें अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको समराइज़ करूँगा आखिर पे और मैं बुलेट पॉइंट्स में भी डाल दूँगा स्क्रीन के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पास आपके पेट का, आपके कैट का हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट उस वक्त मिलेगा जब आपके पास इसका वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो अपडेटेड होगा। वैक्सीनेशन एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपायर हो रही है, मेरे केस में नवंबर में एक्सपायर हो रही थी, लेकिन मैंने उसको जाकर वैक्सीनेशन करा दी थी। तो इसकी वैक्सीनेशन, इसकी माइक्रोचिप, इसकी ओनरशिप सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद इसका इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट और इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट ये एक होता है। उससे पहले वो आपके पास 100% आई एम श्योर कि वो होगा, उसका जो हेल्थ रिकॉर्ड होता है। तो ये चीज़ें हैं आपको अपने पेट को एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर क्रेट की सिलेक्शन जिस तरह से मैंने बताई खासी ट्रिकी है। एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपका पेट और उसका क्रेट दोनों का जो वेट है वो कुल मिला के 8 kg है तो आप अपने कैबिन के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम PIA या एयर कैनेडा या दूसरी जो देसी एयरलाइंस हैं वो एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती, बट लफ्तांजा एयरलाइन ने बोला है कि अगर आपका पेट और दोनों का मिला के वेट 8 kg है तो आप अपने कैबिन में जहाँ पर आप बैठते हैं आप लेकर आएँ और अपनी सीट के आगे जो है ना उसको बिठा दें। तो खैर हमारे केस में तो कोई 47 kg का सीन था तो वो तो हो नहीं सकता था। तो ये इसका सारा का सारा पेट की जो रीलोकेशन का प्रोसेस है वो है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ मुझे कुछ भी ना करना पड़े तो फिर आप कंपनी हायर करें, 20-25 हज़ार दिरहम खर्च करें। मेरे दोस्त अक्स ने कार्गो से भेजी थी अपनी कैट को, अपना दुबई से टोरंटो भेजा था, फिर टोरंटो से वो हैलीफैक्स लेकर गए हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि $9,000 का जो है वो मेरा ख़र्चा हुआ था। और मेरे केस के अंदर दिरहम्स की बात कर रहा हूँ, और मेरे केस के अंदर हुआ होगा तकरीबन 6 से 7 हज़ार तक, मेरे ख्याल से 6.5-7 हज़ार दिरहम मेरा ख़र्चा हुआ है इसको यहाँ पर लेकर आने के लिए, जो कि दिरहम्स में बनता है तकरीबन, डॉलर्स में बनता है 3,000 3,500 जो कैनेडियन डॉलर्स हैं वो बनते हैं। ठीक है जी, वीडियो ख़ासी लंबी है, मैं इसको स्क्रीन के ऊपर बुलेट पॉइंट्स के अंदर वो डाल दूँगा। एड्रेसेस मैंने आपको बता दिए और कि कहाँ से आपको दुबई में हेल्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान का आप खुद मालूम करें, और जिस कंट्री आप जा रहे हैं उस कंट्री में जो एयरलाइन जाती है उससे आप पहले फ़ोन करके मालूमात ज़रूर ले लें। इस वीडियो के ऊपर 100% रिलाई ना करें। ठीक है जी, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक रब रखा।